नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। यूरोप ਅਤੇ यूके ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੋਟਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਮਨ ਲਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜੋ JNU ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ पहले प्रोग्रामां ਵਿੱਚ मिल ही चुके हो। प्रोफेसर साहब स्टूडियो में आप जी का स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और उस दे नाल ही साडे नाल नवे गेस्ट ज्वाइन होए हैं देवलाल सुमन जी। सुमन जी स्टूडियो में आप जी का स्वागत है। थैंक यू चली साहब। मैं यूके और यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ DM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਮੋ बुद्धा, जय भीम, जय भारत। प्रोफेसर साहब, अब हम जो इतिहास की बात करते थे उसको आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण तो बाद आंदोलन कुछ मध्यम पड़ गया था, इसके बारे में कुछ बताएंगे और इसकी शुरुआत आप कहाँ से मानते हैं? देखिए कि हम लोगों ने जैसा कि पूरे इतिहास को खंगालना शुरू किया, जब हम लोग ने इतिहास को पढ़ना शुरू किया बहुजन आंदोलन के, तो हम लोग 5वीं शताब्दी में गए, फिर 14वीं और 15वीं शताब्दी में गए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बुद्धा, उसके बाद संत शिरोमणि रविदास महाराज, फूले, साहू, पेरियार, नारायणा गुरु और बाबा साहब अम्बेडकर तक का आंदोलन हम लोगों ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ था जी। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे जी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में बन पाई जी, और उसमें दादा साहेब गायकवाड़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जी। लेकिन 1970 तक आते आते ये पार्टी जो है एक तरह से खत्म सी हो गई लगभग। उसको वो एकदम से राजनीतिक आंदोलन, इधर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जरूर काम, संघ प्रिय गौतम, BP मौर्य, ये लोग आंदोलन जरूर चला रहे थे, लेकिन वो आंदोलन मध्यम पड़ चुका था जी। इसलिए पुनः एक आंदोलन शुरू हो रहा था जी। एक तरफ जिसको हम लोग भारत में दलित साहित्य का आंदोलन कहते हैं जी। महाराष्ट्र की भूमि पर 60 और 70 के दशक में बहुत सारे साहित्यकार, नामदेव धासाल, राजा ढाले, ये सब लोग साहित्यकार बने, दया पवार, इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और दूसरी तरफ 1969 में मान्यवर कांशीराम ने जी, जो वेलफेयर, एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी थी, उसके माध्यम से एक बामसेफ का आंदोलन शुरू किया था जी। तो 1970 के आसपास। आगे मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला हूँ जी, आगे इसके बारे में पूछने वाला हूँ, लेकिन आप कैरी ऑन। नहीं, आप पूछे तो मुझे लगता है कि उसको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वो सिस्टेमेटिक तरीके से वो अपने सवाल जो है वो बनाए हुए हैं, तो इसीलिए अगर वो सिस्टेमेटिक तरीके से चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा जी। कि क्या 1970 के आसपास बहुजन आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया? वाह, क्या बात। देखिए, यही बात मैं चाह रहा था कि 1969-70 के अंदर एक तरफ आप देखिए कि दलित पैंथर्स जी राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है जी, और वो एक
बड़े ही यूथ, जो एंग्री यूथ थे, जी एंग्री यूथ बाबा साहब अंबेडकर और मार्क्सवाद को मिला करके एक आंदोलन पैदा करते हैं, जी जिसको हम लोग दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं। जी। और वो आंदोलन को बढ़ाते हैं और नामांतर आंदोलन चलाते हैं, जो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी थी, जिसको औरंगाबाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी बाद में कहा गया, उसका नाम बदलवाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। जी लेकिन आपने सही बताया कि एक तरफ तो ये राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, जी। दूसरी तरफ मान्यवर कांशीराम एक सामाजिक आंदोलन लेकर के सामने आ रहे थे, जी और वो सामाजिक आंदोलन था बाम सेफ, ये बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज कम्युनिटीज फेडरेशन। फेडरेशन। जी तो ये जो है आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा था। पूना के अंदर इसका उदय हुआ, जन्म लिया, लेकिन इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया 1978 में जी दिल्ली के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है इसकी लॉन्चिंग हुई, जो सामाजिक आंदोलन था। और इसी के तहत मान्यवर कांशीराम कह रहे थे कि हमको अपने सामाजिक आंदोलन को बढ़ाना है, क्योंकि उनका मानना था जिन समाजों की सामाजिक जड़ें कमजोर होती हैं, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। और इसलिए उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाना शुरू किया बामसेफ के माध्यम से, और उसके बाद फिर वो DS4 भी लाए, जो सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन का मिला हुआ। लेकिन सामाजिक आंदोलन जो बामसेफ था, वो उसकी एक प्रकृति देखिए कि वो आंदोलन एम्प्लॉयज द्वारा चलाया जा रहा था। जो बहुजन समाज के SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो एम्प्लॉयज थे, वो आंदोलन चला रहे थे। और उसके तहत उन्होंने कहा इट विल बी नॉन एजुटेशनल, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस मूवमेंट। ये मान्यवर कांशीराम ने आंदोलन बामसेफ का चलाना शुरू किया, जो कि हमारे इतिहास को खंगालना चाहता था। हमारा जो इतिहास नेस्तनाबूद कर दिया गया था, उनको ढूंढने की मान्यवर कांशीराम ने पहल करी, और उसके तहत मान्यवर कांशीराम ने बुद्धा, साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार और बाबा साहब के एक, कहना चाहिए 5 लीडरों का एक नया समूह तैयार करके अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किया। जी क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि बामसेफ आंदोलन क्या है, तो वो आपने वो बता ही दिया कि ये बामसेफ नहीं, लेकिन उसके तहत अगर आप इसको थोड़ा इसको और इनलार्ज करेंगे कि बामसेफ आंदोलन क्या है, देखिए क्या था, क्या है। बामसेफ आंदोलन जैसा कि बताया गया कि 1978 में बाकायदा जो है लॉन्च किया गया, जिसको कि हम सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते हैं। इसके तहत मान्यवर कांशीराम ने अपने एक समूह, खापरडे भी उनके साथ थे, और भी समूह के लोग साथ थे, जिन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज लोग भारतवर्ष में जो SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हैं और जो मूल निवासी हैं, इनके जो इतिहास को नेस्तनाबूद किया गया, हटाया गया, अलहदा किया, और इनकी जो गुर्बत है, इनकी जो जहालत है, उसकी लड़ाई सामाजिक आंदोलन के तहत लड़ी जाएगी। और इसीलिए उन्होंने मेला ऑन व्हील्स शुरू किया, और मेला ऑन व्हील्स में उन्होंने जो बहुजन समाज पर उस समय एट्रोसिटीज होती थी, उसकी पिक्टोरियल पिक्चर दिखा करके लोगों को बताया, देखो कितनी बुरी हालत है और हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं जागते। फिर उन्होंने मिरेकल ऑफ 2 फीट्स और 2 व्हील्स साइकिल चला करके उन्होंने 5000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा से लोगों को जगाना शुरू किया। और उसके बाद लगातार वो ईयरली नेशनल कॉन्फ्रेंस करने लगे, और उसके तहत उन्होंने मैगजीन निकाली, ऑप्रेस्ड इंडियन, और इसके बाद अनटचेबल इंडियन, उसके बाद ऑप्रेस्ड इंडियन निकाली, और उसके साथ साथ उन्होंने एक नवीन संकल्पना रखी बहुजनवाद की।
बहुजनवाद 85% बहुजन समाज के लोग, भारत में उनकी आबादी 85% है, यानी 85% आर बहुजन पीपल, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, उनको उन्होंने कहा बहुजन है। और 15% उन्होंने कहा मनुवादी हैं, जो मनुवाद, मनु की व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग मनुवादी हैं। और मनुवादियों ने बहुजनों पर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए बहुजनों को इकट्ठा होकर के उनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। वहां से बहुजनवाद की नींव पड़ती है और वो जाकर के उसकी परिणति होती है DS4 में, जब मान्यवर कांशीराम ये कहते हैं कि नहीं, हम केवल एम्प्लॉइज को नहीं बल्कि हम गैर जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी साथ लाना शुरू करते हैं। दलित जिसको शोषित समाज संघर्ष दलित समिति, शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, और उसके तहत उन्होंने नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। प्रोफेसर साहब, यहाँ से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली बार जब मैं स्टेज पर आया था तो साहब कांशीराम जी ने 7 दिसंबर 1977 में, जबकि बामसफ अभी पैदा नहीं हुई थी, कुवास जी जहांगीर हॉल है कोलाबा में बॉम्बे, तो मुझे स्टेज पर बुलवाया था। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार पब्लिक स्टेज पर गया था। बात है। तो आप समझते होंगे कि मेरी हालत क्या होगी उस वक्त में। तो नहीं, आपको मुबारकबाद, आपको साधुवाद, क्योंकि आपको मान्यवर कांशीराम ने ट्रेन किया हुआ है और वो दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो आगे की बात है कि BSP द्वारा विकास के कार्यक्रमों का ब्यौरा दीजिए जो BSP ने काम किया है, क्योंकि कांशीराम जी ने पहले बामसेफ बनाई थी, उसके बाद में DS4 बनाई थी और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाई है। जो कुछ भी आज तक बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है उसका ब्यौरा हमारे दर्शकों को देंगे आप? देखिए, एक बामसेफ और DS4 की जो कड़ी है वो जुड़ती है BSP से। जी, बामसेफ जब बनाई, मान्यवर कांशीराम ने लॉन्च किया 1978 में और 81 में DS4, तो 84 में 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव डाली। और बहुजन समाज पार्टी, आप समझ लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी एक प्रोडक्ट था एम्प्लॉइज बामसेफ का, और उस बामसेफ से पैदा हुई थी बहुजन समाज पार्टी। तो जो विचारधारा थी वो अंबेडकरवाद और फूले और अंबेडकरवाद की विचारधारा थी बहुजन समाज पार्टी के पास। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब 14 अप्रैल 1984 में पैदा होती है तो मान्यवर कांशीराम ये सोच करके चलते हैं कि जो अभी तक राजनीति लोग कर रहे थे जी, उसमें कहीं ना कहीं बहुजनों को दरकिनार किया गया, उनको किनारे किया गया, हाशिए पर ढकेला गया, उनको सत्ता नहीं मिली। और इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। हमारे वोट से तुम्हारा राज। 85% हमारा वोट है और 15% तुम्हारा वोट है और तुम राज करते हो और हम जो है केवल बैठे हुए देख रहे हैं। तो मान्यवर कांशीराम ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा और इसको हम बदलेंगे। और दूसरा नारा उन्होंने दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये हिस्सेदारी का प्रश्न था, भागीदारी का प्रश्न था। और इसलिए मान्यवर कांशीराम ने राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनाया। अब 1984 में बनते साथ ही जो राजनीतिक दल था वो बामसेफ बंटवारा हो गया, बामसेफ हट गया। बामसेफ के लोगों ने कहा नहीं, हम राजनीतिक दल में नहीं जाना चाहते, वो अलग बात हो गई। लेकिन मान्यवर कांशीराम ने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई और 1989 तक आते आते उसके MLA जीतने लगे और मान्यवर कांशीराम के MP जीतने लगे। और पहली बार 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। उसका पहला विकास का कार्यक्रम होता है अंबेडकर ग्राम योजना। अंबेडकर ग्राम योजना के तहत जो
दलितों की बस्तियां हुआ करती थी जहां पर एससी लोग रहते थे जी। और उनका बाहुल्य हुआ करता था, जी। 50 से ज्यादा % लोग रहते थे, वहां पर खड़ंजे की रोड, जी। वहां पर बिजली का खंबा, पीने का पानी और एक छोटा सा स्कूल, ये सुविधाएं देने की बात शुरू हुई। जी। बाद में 97 में जब सरकार बनी, फिर 1912 में सरकार बनी, तो ये जो अंबेडकर ग्राम योजना थी, जो विकास की योजना थी, इसके तहत काम आगे बढ़ता गया और अब 30% और 25% पर भी, जहां पर जिस गांव में 25% भी अस्पृश्य समाज, एससी समाज के लोग रहते थे, वो गांव भी अंबेडकर ग्राम योजना शुरू कर दी गई। लेकिन ये विकास के काम को कोई नहीं देखता। जी। 19 जब 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जी। तो उस समय बहुजन समाज पार्टी ने अपने विकास के नए आयाम को दिखाया। पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी और लोग ये केवल याद करते हैं पार्क को, केवल याद करते हैं बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को, जी। लेकिन कोई भी उनके विकास के काम को नहीं याद करता। जी। विकास के काम में मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 4 विश्वविद्यालय जो मुझे ध्यान है वो बनाए बहुजन समाज पार्टी के उस 2007 से 12 के कालखंड में। और वो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, उसकी नींव पहले बन गई थी, लेकिन गौतम विश्वविद्यालय, गौतम यूनिवर्सिटी गौतम बुद्धा नगर के अंदर। जी। अगर भारतवर्ष में कोई गौतम बुद्धा नगर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। जी। अब बताइए आप, अगर ये विकास का काम नहीं है तो और क्या है? उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाना विकास का काम नहीं है, इस डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी बनाना विकास का काम नहीं है, सुपर स्पेशलिटी बनाना, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना विश्वविद्यालय का विकास का काम नहीं है। 4 स्कूल जो एयर कंडीशन दलितों के लिए और रिजर्व के लिए बनाए गए, वो स्कूल नहीं। मेडिकल कॉलेज अलग, उनके समय में मेडिकल कॉलेजेस बने और सबसे ज्यादा जो काम था भारतवर्ष में, जी। सबसे ज्यादा जो काम पैदा हुए, जॉब्स जनरेटेड इन उत्तर प्रदेश, वो सबसे ज्यादा भारत में उनके समय में हुआ। और 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बना। और इतने ही नहीं, कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत 2.5 लाख का मकान जो है एक दलितों को दिया गया। 5 लाख मकान बन रहे थे उस समय, लेकिन उसकी कीमत आप सोचिए, इंदिरा आवास योजना के तहत 25,000 रुपए दिए जाते थे जी। और शहरी विकास योजना के तहत कोई मकान नहीं बनता था। लेकिन मान्यवर कांशीराम शहरी विकास योजना के तहत बहुजन समाज पार्टी में दलितों के लिए ही नहीं, गरीब वर्ग के लिए बाकायदा 2.5 लाख रुपए का मकान बनाया गया। और वह इतनी अच्छी योजना थी कि केंद्रीय सरकार ने उसका अनुसरण किया। जी। तो ये विकास के काम नहीं तो और क्या है? इसकी मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, वो बुद्धा सर्किट की बात। जी। अगर दुनिया में नाम आया भारत का तो मायावती के रेसिंग ट्रैक की बात। फॉर्मूला 1, गौतम बुद्धा फॉर्मूला 1 सर्किट जो कि पीपीपी मॉडल के तहत बना, उसमें सरकार का पैसा नहीं खर्चा हुआ। सोचिए, लोग कहते हैं कि ये तो स्पोर्ट्स में पैसा खर्चा कर रहे, कॉमनवेल्थ में पैसा खर्चा हो सकता था, लेकिन बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल के अंदर गौतम बुद्धा फॉर्मूला 1 सर्किट पीपीपी मॉडल के तहत बनवाया। और वह भारतवर्ष में केवल एक फॉर्मूला 1 रेस का एक ही सर्किट है, लेकिन कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि वो बहुजनों की सरकार होती है, इसलिए लोग नाम नहीं लेते। अगर ये किसी दूसरे प्रांत में बनता जी तो लोग बहुत नाम लेते। जैसे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो बहुत लोगों ने नाम लिया, लेकिन बहन जी के उसमें नाम नहीं लेता है कोई आदमी। ये जो है बहुत गलत बात है। तो प्रोफेसर साहब, वर्तमान समय में क्या एनजीओ का बहुजन आंदोलन चल रहा है? क्योंकि कुछ लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमेटी में पहुंच गए थे बहुजनों के मनुखी अधिकारों के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, ये भी बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि आप देखेंगे भारतवर्ष के अंदर आज के समय में एक तरफ सामाजिक आंदोलन चलता है, एक तरफ जो है राजनीतिक आंदोलन चलता है, तीसरी तरफ एनजीओ का आंदोलन चल रहा है।
जी। कुछ पढ़े लिखे जो एससी समाज के लोग हैं जी। वो अपना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। जी। आप जान रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जो स्वयंसेवी संगठन जिन्हें कहते हैं हिंदी में, जी। तो स्वयंसेवी संगठन बना रहे हैं और स्वयंसेवी संगठन बना करके उन्होंने जो भारत में एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके मानव अधिकारों का प्रश्न उठाया है। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाति के आधार पर ज्यादती हो रही है, वो ये कह रहे हैं, देखिए भाषा बदलती उन्होंने जी। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में दूसरी जाति को कोई नहीं पहचानता, वहां पर मानव अधिकार को पहचाना जाता है, ह्यूमन राइट्स। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन राइट का आंदोलन चलाएंगे। और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को लेते हुए उन्होंने ह्यूमन राइट का आंदोलन चलाया और अब वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी में पहुंच गए हैं। और ह्यूमन राइट कमेटी ने बाकायदा एक रिपोर्टियर भारत पर बैठा दिया है, जो दलितों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर होगा, उनके ह्यूमन राइट तोड़े जाएंगे, तो वो उन पर जो है रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगा। तो इस तरह ह्यूमन राइट का आंदोलन आज के स्वयंसेवी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी लोग चला रहे हैं, जो एससी और एसटी समाज के लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही क्योंकि यूनाइटेड नेशन की बात चली है, क्योंकि आजकल अभी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती चल रही है दुनिया में सभी जगह पर, और इस साल में यूनाइटेड नेशन में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है जो मनाई गई है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले बाबा साहब को भारत सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया, वो भारत रत्न देते देते भी 1990 तक चले गए, लेकिन आज बाबा साहब का नाम विश्व में चला गया है और यूनाइटेड नेशन तक बाबा साहब जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इससे बाबा साहब का कद बढ़ा है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? देखिए, विश्व स्तर पे तो बाबा साहब अंबेडकर का कद बहुत बढ़ गया है, इस बात में कोई शक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग केवल भारत में नहीं हैं, आप जैसे लोग यूरोप में भी मानते हैं, अमेरिका में भी मानते हैं, कनाडा में मानते हैं, लेकिन कुछ हमारे दलित समाज के लोग, एससी लोग, वो चले गए यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने एक कमरा लिया और कहा कि नहीं, हम इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने नहीं बनाया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उन्होंने जाके बनाया। तो हमको भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने नहीं बनाया है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे लोगों ने वहां पर जगह लेकर के उसको मनाया है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और आप तक पहुंच गए जी, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम अब बना सकते हैं, ये हम बात कह रहे हैं उनसे, हमारे लोग इस काबिल हो गए हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को जो लोग केवल और केवल दलित मसीहा कहते थे, आज वो विश्व मानव और विश्व नायक, ग्लोबल सिटीजन के रूप में मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के लिए, क्योंकि हम लोग की भी इज्जत बढ़ती है जब बाबा साहब अंबेडकर को कोई विश्व नायक कहता है, ग्लोबल सिटीजन कहता है, और उनका नाम नहीं बल्कि उन पर रिसर्च करता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, भारत के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। भारत रत्न ही नहीं है, अभी विश्व रत्न बन गए बाबा साहब जी। क्या कोई बहुजन मीडिया का भी प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए, बहुजन मीडिया का प्रचार तो मुझे लगता है कि बहुत साल पहले जिस तरह, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ क्योंकि हमारा ब्रेक का वक्त हो गया है, क्योंकि इसका जवाब आपका लंबा होगा, तो वो ब्रेक के बाद आपके साथ बात चलती रहेगी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ब्रेक करके वो सवाल बिच रह गया। क्या कोई बहुजन मीडिया का भी प्रचार प्रसार हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको आज के समय में 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में मीडिया का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, अखबार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फेसबुक हो, ये जो मीडिया है इसकी हमें इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता समझनी चाहिए। कितना जरूरी है ये हमारे अंदर होना चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी को हम अगर देखें तो 96 साल पहले 1920 में उन्होंने पहला पेपर मूक नायक निकाला था जी। उन्हीं का, और एक ही नहीं पेपर निकाला, बाबा साहब अंबेडकर ने मूक नायक निकाला, फिर बहिष्कृत भारत निकाला, फिर जनता निकाला, फिर समता निकाला, फिर प्रबुद्ध भारत निकाला जी। उनका अनुसरण करते हुए मान्यवर कांशीराम ने पहले अनटचेबल इंडिया 1972 और उसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लास, ऑप्रेस्ड इंडियन, ऑप्रेस्ड अनटचेबल इंडिया, और फिर उसके बाद ऑप्रेस्ड इंडियन, उसके बाद बहुजन संगठन जी। और डेली का पेपर बहुजन टाइम्स भी शुरू किया था उन्होंने जी। लेकिन वो चला नहीं जी। आज के समय में, और बहुजन संगठन करीब 28 वर्ष चला जी। बामसेफ, आज का जो बामसेफ सामाजिक आंदोलन है जी, वो अपने 5 अखबार निकालता है जी। एक मूल निवासी टाइम्स हिंदी में, मूल निवासी संघर्ष पंजाबी में जी, मूल निवासी ऑर्गेनाइजर इंग्लिश में जी, और इसी तरह मूल निवासी ऑर्गेनाइजर तमिल में और तेलुगु में। तो 5 अखबार निकालता है जी। बामसेफ जो सामाजिक आंदोलन है, बीडी बोरकर जी। और जिसे कहना चाहिए दयाराम जी और ये जो हैं धम्मी साहब जी, ये सब लोग मिलकर के जो बामसेफ आंदोलन चला रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि 2 टेलीविजन जी चैनल दिखाई पड़ रहे हैं आज इंडिया तो लॉर्ड बुद्धा टीवी जी, जो कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ, और आवाज टीवी ये भी चल रहा है जी। डेली के न्यूज़पेपर जैसे सम्राट है, वृत्तत्व सम्राट, महानायक, बहुजनों का बहुजन, ये जो हैं डेली के न्यूज़पेपर हैं जी। मंथली मैगजीन दलित दस्तक जो कि दिल्ली से निकलती है, और इत्तेफाक से मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूं, हर महीने वो मैगजीन 5 साल से निकल रही है जी। 500 से शुरू हुई थी, 10,000 कॉपियां आज उसकी छपती हैं और पूरे भारतवर्ष में उसकी पहुंच है। दलित दस्तक नाम से वो मैगजीन निकल रही है। तो आपके यहाँ काशी टीवी शुरू हो गया था बहुत पहले, और अब लोटस टीवी शुरू हो रहा है। तो आंदोलन के तहत मुझे लगता है बहुजन समाज मीडिया की जरूरत को समझ रहा है कि उसके आंदोलन के लिए मीडिया कितना जरूरी है, और इसलिए वो अपने अलग अलग जगह पर मीडिया खोल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुजन समाज के अंदर जागृत होती हुई चेतना, कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा प्रमाण है कि मीडिया कितनी जरूरी है। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आज दलित समाज के, फेसबुक पर तो अस्पृश्य समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 26 जुलाई इन सब पर इतने मैसेज आते हैं कि व्हाट्सएप आपका कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। कभी अरे साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे किसी ने एक ग्रुप में डाल दिया, वो दिन का 200-300 मैसेज उस पर आता है तो मैं इतना देख भी नहीं पाता। तो लेकिन मैं और ऐड करूंगा प्रोफेसर साहब, वो 20 मार्च 2016 को जी अशोका टीवी की लॉन्चिंग हुई है। जी जी जी, एक और कदम बढ़ा है हमारे समाज का जो टीवी का। अच्छा प्रोफेसर साहब, मेरा आगे का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर बहुजनों के आंदोलन का क्या स्वरूप दिखाई देता है आपको? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारे भाई लोग, हमारे बहुजन भाई लोग
आप पता है कि 100 साल पहले विभिन्न विभिन्न जगहों पर गए थे। जी। जैसा कि इतिहास है, लोग वैसे तो बहुत पहले गए थे जी। 1800 के आसपास जो है हमारे समाज के लोग ट्रिनिडाड टोबैगो, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, इन सब में लेबर के रूप में ले जाया गया था उनको। जी। लेकिन वो सब बेचारे जो है यादें खो चुके हैं। जी। लेकिन जो लोग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूए, इन सब में गए, वो करीब करीब 1940-50 के आसपास गए, जिनकी याददाश्त थी, जिन्होंने बाबा साहब का आंदोलन देखा था। जी। उसके बाद 50 के दशक के अंदर बहुत सारे लोग आए जी। जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दीक्षा लेते हुए बुद्ध भगवान की शरण में जाते हुए देखा था। जी। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस आंदोलन को साथ लेकर के आए। जब वो लोग आए तो उन्होंने यहां पर अलग अलग जगह पर बाबा साहब अंबेडकर के दिन जो उनसे जुड़े हुए थे, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर, ये सब मनाना शुरू किया। तो धीरे धीरे वो आंदोलन आपको पूरे यूके, उसके बाद अब तो यूरोप में, पूरे यूरोप में, यूएसए में, और उधर जो है कनाडा के अंदर, यूएई के अंदर आपको ये आंदोलन दिखाई पड़ रहा है। इसके तहत क्या हुआ, ये देखने वाली बात है। आप सब जानते हैं कि इसके तहत आपने इधर, मैं एक्चुअली इधर में आने वाला था किसी और तरीके से, क्योंकि मैं अपने आप से तो ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक सवाल आपके लिए जरूर बनाया हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धर पर किसी आंदोलन का उदाहरण देना चाहेंगे? नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं कि आपको मैं कह रहा हूं या इनको कह रहा हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, समाजशास्त्री हूं। मेरा रिसर्च क्या कहता है कि सबसे सबल और सबसे रिस्पेक्टेबल मूवमेंट कहां पर चल रहा है। जी। तो मैंने वॉल्वरहैम्पटन में पाया, जी, जिसका आंदोलन मुझे इतिहास रिसर्च से पता चला कि 19 जुलाई 1969 में एक छोटी सी जगह में वॉल्वरहैम्पटन जो अंबेडकराइट बुद्धिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी नींव पड़ती है। जी। जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जी। तो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मेरे हिसाब से आज एक ऐसा आंदोलन दिखाई पड़ रहा है जो बहुयामी है, मल्टी फैसेटेड है। उसके बहुत सारे रूप दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी बनती है, उसके तहत बुद्ध विहार बनता है, बुद्ध वंदना शुरू होती है, बुद्ध को मानने वाले लोग आते हैं। दूसरी तरफ अंबेडकर कम्युनिटी सेंटर बनता है। तीसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर की एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है संभवतः, आप करेक्ट करेंगे मुझे, संभवतः बाबा साहब अंबेडकर की पहली मूर्ति, जी हाँ, अगर कहीं भारत के बाहर लगती है तो वो वॉल्वरहैम्पटन के इस डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी के तत्वाधान में लगती है। जी। चौथी तरफ आप देखेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का म्यूजियम बनता है, जिसमें नानक चंद रत्तू साहब, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्र, किताबें, टाई, पिन, कलम, पता नहीं और कितने 65 आइटम्स है हमारे पास। 65 आइटम्स का म्यूजियम बनता है, जो अपने आप में आपको पता है काबिले तारीफ, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की बहुत सारी पतलूनें कहीं दूसरी जगह सड़ रही हैं, लेकिन आपने संजो करके उसका म्यूजियम बनाया है। इसलिए मैं वॉल्वरहैम्पटन की बाबा साहब अंबेडकर कमेटी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूं। पांचवी तरफ आप देखिए, आप यही नहीं रुके, अब आप जो है आंदोलन के तहत टीवी लॉन्च, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल मीडिया लॉन्च करके लोटस टीवी के अंदर अपना कार्यक्रम, और मुझे याद है कि जब आप पहले काशी टीवी में रिकॉर्ड करते थे, अब आप मैनचेस्टर में जाकर के, आप सोचिए, आप वॉल्वरहैम्पटन से 87 माइल सुबह 7 बजे आकर के आप लोग रिकॉर्ड करके इसको लॉन्च करते। तो ये आपका डेडिकेशन, वॉल्वरहैम्पटन की डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन का डेडिकेशन है
कि मीडिया के तहत भी हमारा आंदोलन चलना चाहिए। उसके बाद मैं यहीं नहीं रुकूंगा, अगर आप रोकेंगे अभी तब भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने केवल और केवल यहां पर ही काम नहीं किया, वॉल्वरहैम्पटन तो तक काम नहीं किया, आप भारत लौट करके भी गए और आपने अपने आंदोलन के माध्यम से भारतवासियों में, भारत में रह रहे मूल निवासी समाज, बहुजन समाज की भी सेवा करने की ठानी है। और उसके तहत आपने मेमोरियल स्कूल, जिसमें 250 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 275 हो गए हैं, 275 बच्चों की शिक्षा दीक्षा स्कूल बनवा करके, अंबेडकर मेमोरियल स्कूल बनवा करके दे रहे हैं। और दूसरा स्कूल भी मैंने सुना है कर्नाटका में हमने एक स्कूल बनाकर दिया है, वहां पर 65 लाख रुपया हमारा लगा है। अब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल में अक्टूबर में उसका उद्घाटन हो जाएगा, क्लासेस चल जाएगी। और पंजाब में भी आपने जो रिसोर्स सेंटर जो बनाया है, उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, आप बताना चाहेंगे तो उसको। बात ये है कि प्रोफेसर साहब, नहीं, अगर आप मैं थोड़ा सा आप बताऊंगा तो ये बात हो जाएगी कि अपनी बढ़ियाई आप ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसके साथ अफिलिएटेड हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता की जानकारी, ये जानकारी आप आंदोलन की दे रहे हैं, आप अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसकी भी थोड़ी सी जानकारी जनता को दें। हाँ, वो ये है कि प्रोफेसर साहब, हमने 2005 में बाबा साहब की जब 50वीं एनिवर्सरी थी, 2006 में 2006 में 5 में शुरू किया, 2006 में हमने उसका, वहाँ पर वो बुद्ध विहार है, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है और वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर म्यूज़ियम का बना हुआ है, लेकिन उसकी आइटम भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नानक चंद रत्तू की जो बहू है उनसे हमें मिल जाए, तो हम पंजाब में भी बाबा साहब का म्यूज़ियम शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। और इस तरह से उस बिल्डिंग पर तकरीबन कमेटी ने 4 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो ये आंदोलन जो है, देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आंदोलन की आप शिनाख्त करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका आप अगर खाका बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है, और सुमन जी भी बताना चाहेंगे, अगर आप देखें कि आपको कहीं कोई दिखाई पड़ रहा हो आंदोलन, कम से कम मैं यूके में जानता हूं कि हमारे सतपाल ममन जी बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और वो भी अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन जो कि अपने पैसे से, अपने मेहनत के पैसे से जो किया गया हुआ आंदोलन है, मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक सशक्त आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मुझे दिखाई पड़ता है। थैंक यू वेरी मच तुम्हारा ये कहने का। आप एक समाज शास्त्री हैं, आप आलोचक हैं, भारत में जो मेन टेलीविज़न है उन पर डिबेट पर हिस्सा लेते हैं, तो आपकी एक अहमियत है वर्ल्ड वाइड। जो हमारा यूथ है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यूथ अलग तरह से सोचता है, लेकिन मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत यूथ समझता हूं, इसलिए, और कम से कम सुरेंद्र जी और सुमन जी से तो मैं अपने आप को यूथ समझता हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यूथ को, आवर यूथ शुड अंडरस्टैंड दैट दिस मूवमेंट, दिस बहुजन मूवमेंट, जिसकी हिस्ट्री हमने अभी बात करी, वॉल्वरहैम्पटन का जो ये आंदोलन और बहुत सारे और आंदोलन, हमने सतपाल ममन जी का भी नाम लिया, उधर जो है कुछ और लोग भी कर रहे होंगे काम, इन सब का जो आंदोलन है वो नेशन बिल्डिंग का आंदोलन है। जी। बाबा साहब अंबेडकर को मानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर वॉज ए नेशन बिल्डर जी। और हमने जितनी लाइन ली है वो सब के सब they were all contributing in the process of nation building. Reservation is a process of nation building. Bahujan movement has strengthened the Indian democracy. ये जो हमारी जमहूरियत थी उसको मजबूत किया सी बहुजन आंदोलन जाति और अलगाववाद का आंदोलन नहीं है। तो मैं अपने यूथ नाना दी विनती करदा सी
कि आप ਇੱਥੇ आओ और आप इस आंदोलन के माध्यम से जो हमारा समाज है उसको ही नहीं मजबूत करोगे, हमारे देश, जो हमारा देश है पीछे भारतवर्ष, उसके आंदोलन को भी मजबूत करोगे, उस देश की नींव को। सो यू विल स्ट्रेंथन द इंडियन डेमोक्रेसी, भारत की जमहूरियत को, भारत की प्रजातंत्र को मजबूत करोगे और उस समाज को एक नवीन दिशा दोगे, न्यू डायरेक्शन। सो आई विल अर्ज, आई विल रिक्वेस्ट माय यूथ, all the Bahujan youth living in UK, US, Canada and Europe, please do come and strengthen this movement so that we can live with our heads high as the true follower of Baba Saheb Ambedkar and Buddha. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Well said. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 125ਵੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਆ, ਜਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ 125ਵੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੋਲ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂਵਾਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਦ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਮੀ ਜੀ, ਦੇ ਸੈਡ ਹੀ ਹੈਡ ਡਿਲੀਵਰਡ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਐਂਡ ਦੇ all liked it। Thank you, thank you so much। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਯੰਗਸਟਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਟਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਮਲਾ ਵਿਰਦੀ ਹੁਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ
ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 125ਵੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਕਾਫੀ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਡੱਲੀ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਆ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਜਸਲ ਜੀ ਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਮਨ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਮਡਾਰ ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 3000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਜੋ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੇ ਜੀ ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਮੈਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ जरूर ਦੱਸਣਾ। ਇੱਥੇ ही प्रोग्राम जन आंदोलन का इतिहास जो है हाँ, वो आपको कैसा लगा? और मैं जरूर अपनी तरफ से जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय कहना चाहता हूं अपने सभी लोगों से। थैंक यू वेरी मच। इत्थे ही प्रोग्राम खत्म होंदा है। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत।